डॉक्टर मोहन यादव जी भी एक विजन को लेकर चल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनेक डिग्रियां उनके पास है, एक विजन है प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस विजन को लेकर वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, इंडस्ट्रीज आए, लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र की समृद्धि हो, इस दृष्टि से उन्होंने काम किया। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास की है। आज 16 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री आवास बने हैं, मतलब 16 करोड़ लोग आज कच्चे मकान से पक्के मकान में गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मकान बने हैं तो ईंट वाले का ईंट का बिजनेस चला, सीमेंट वाले का सीमेंट का बिजनेस चला, लोहा वाले का लोहे का बिजनेस चला, मजदूर को काम मिला। तो उनके इस काम के आधार पर उनके धंधों में भी और उसकी समृद्धि जो आई है, तो मैं समझता हूँ योजना का व्यापक लाभ हर वर्ग तक पहुंचा है। नरियावली विधानसभा से विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया जी से उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की स्थिति उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में क्या क्या चल रही है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। और सर, क्या देखते हैं आप, जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चल रही है? सबसे पहले तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसके संदर्भ में चर्चा करने का अवसर मिल रहा है जी। जहां तक हम देखें तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश बहुत तेज गति के साथ विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। हम सड़क की बात करें, हम बिजली की बात करें, हम सिंचाई की बात करें, हम किसान कल्याण की बात करें, तो लगातार काम सरकार कर रही है। और मुझे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं उसको ज़मीन पर उतारने का काम आज बहुत आसान हुआ है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक विषय है तो नरियावली विधानसभा क्षेत्र में ही विकास की रफ्तार तेज गति के साथ बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पंचायत की घोषणा की थी और मुझे लगता है कि ये जन कल्याण की योजनाएं इस प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कई लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि लाडली बहना की राशि बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना केवल उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि उसकी राशि की बढ़ोतरी भी करने का काम किया। एक बहुत बड़ा बजट आज लाडली बहना के रूप में सरकार देती है और बहनों की आवश्यकता भी है। आज हम देखते हैं किसानों के हित में भी अनेक काम हो रहे हैं, चाहे हम सोयाबीन की फसल की बात करें, जब इसकी बात आई कि उसका उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो भावांतर की राशि और एक बहुत बड़ी धनराशि हमारे किसान भाइयों को दी। जब विषय आया कि अब इतना राज्य सरकार के जितने भी गोडाउन्स हैं वो भरे हैं, अब हम गेहूं की खरीदी कैसे कर पाएंगे, गेहूं की जो बम्पर उत्पादन हुआ है वो कैसे किसानों की खरीद पाएंगे। कुल मिलाकर इतना कठिन विषय था। एक तरफ हमारी गोडाउन भरी थी और जो किसानों की जो उपज थी उनको सही मूल्य मिले, उनकी खरीदी हो, और कुल मिलाकर क्षमता से ज़्यादा जितना लक्ष्य था उससे भी ज़्यादा खरीदने का काम किया। तो कुल मिलाकर किसानों के हित में अब पूरा वर्ष किसान कल्याण के रूप में कैसे ये साल वर्ष मनाया जाएगा, तो किसानों के कल्याण में क्या क्या काम हो सकते हैं। एक नहीं, अकेले कृषि विभाग नहीं, अकेला सहकारिता नहीं, ऐसे 17-18 विभाग एक साथ मिलकर कैसे किसानों के हित में काम हो सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि किसान एक समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी कर्ज में ही जन्म लेता था, कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज किसानों की समृद्धि आगे बढ़ी है। और निश्चित तौर पर ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 15-17 जो भी विभाग हैं वो हमारे किसानों के हित में भी और किसानों के कल्याण में क्या काम कर सकते हैं। रहा सवाल हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी, क्योंकि बिना रोजगार के और बिना उद्योग के इस मध्य प्रदेश का विकास उस तेज गति के साथ नहीं हो सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनकी बृहत सोच है कि हर डिवीजन में, हर क्षेत्र में उद्योग आए, उस दृष्टि से उन्होंने हर डिवीजन में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की है। तो उस दृष्टि से भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी इन्वेस्ट आज डिवीजनों में आ रहा है, क्षेत्र में आ रहा है, और अब वो धरातल पर उतरना भी प्रारंभ हो गया। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली नागपुर कॉरिडोर जिसमें 23,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। लगभग ये योजना पर
600 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन अलॉट भी हो गया है और 300 करोड़ रुपए का उसका डेवलपमेंट का काम भी प्रारंभ हो रहा है, उसका टेंडर भी प्रक्रिया हो गई है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जो बुंदेलखंड अंचल काफ़ी पीछे था, उस दृष्टि से भी हम देखें, हम सिंचाई की क्षेत्र की बात करें तो हमारी कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई के साधन उनके खेत तक पहुंचे, इसके लिए बृहद योजना आज राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे हम हायर एजुकेशन की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, तो आज जब हम लोग मांगते थे कि उप स्वास्थ्य केंद्र, तो वो स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 13-14 उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 सिविल अस्पताल, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मेडिकल में मर्जर हो गया था, एक अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जरूरत थी, उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, चाहे मातृशक्ति की बात करें, चाहे गांव की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात करें, हर क्षेत्र में काम आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सवाल सामना से बयान आता है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को पैसे देकर जो भाजपा है वो उनके वोट खरीद रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके द्वारा मूर्ख कहा जाता है कि महिलाएं भी मूर्खता दिखाते हुए अपना वोट 1500 रुपए, 1000 रुपए या 1250 रुपए में बेच दे रही है। देखिए, हम सब जानते हैं जी, जो घर परिवार का केंद्र होती है हमारी मातृशक्ति होती है, वो ही परिवार को एक प्रकार से संचालित करती है। बिल्कुल। और यदि हम ये कहें कि वो घर की होम मिनिस्टर है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगी। घर को कैसे चलाना है जी, हमारे पास कितना बजट है उसके अनुरूप कैसे चलाना है और उसमें भी बचत कैसे करना है। जब पुरुष के लिए पैसों की आवश्यकता होती है वो कितने ही कमाता है और जब उसके पास पैसा नहीं रहता है तो वो घर में अपनी माँ बहन से, पत्नी से कहता है कि पैसे दो और उनको उसको विश्वास रहता है कि किसी के पास पैसे हो ना हो तो हमारी माँ, बहन या पत्नी के पास जरूर पैसा होगा। बिल्कुल। और फिर वो भला ही गुस्सा पूर्वक या अप्रसन्नता पूर्वक कहें, लेकिन वो पैसा निकाल के फिर दे देती है कि हमारे भाई को, हमारे बेटा को, हमारे पति को आवश्यकता है इसलिए देना है। वो पैसा वो अपना बजट में से बचाकर कहीं से कटौती करके वो घर के अंदर जमा करती है। और निश्चित तौर पर जो लाडली बहना का जो पैसा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चलाया था और इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए भी देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो ये कहा था केवल ये चुनाव के लिए योजना है, लेकिन ये चुनाव के लिए योजना नहीं थी, ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। ना केवल इस योजना को निरंतरता बनाए रखी गई बल्कि इस योजना में राशि में बढ़ोतरी की। आज 1500 रुपए हर बहन के खाते में प्रत्येक माह आ रहे हैं। जिस तरह से किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को हर माह वेतन मिलता है, इसी तरह से 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1500 रुपए हर माह आ रहे हैं। तो आप इस बात को समझिएगा, ये पैसा है, ये सदुपयोग हो रहा है इस पैसे का। ये 1500 रुपए अपने बेटा के लिए, पुस्तकों के लिए या अन्य जो जरूरतें हैं, स्वास्थ्य के लिए, दवा के लिए, इस पैसे का उपयोग, क्योंकि मुझे अच्छे से इस बात को है क्योंकि बहनों के लिए जो पैसा मिलता है वो पैसों का, उस पैसे का पूरा सदुपयोग होता है, पूरा सदुपयोग। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है, जिस पैसा का सदुपयोग हो रहा है उनके परिवार के लिए वो पैसा बहुत काम का है, महत्वपूर्ण है। उस पैसा के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, वो पैसे का गलत उपयोग कर शराब पी रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहनों का अपमान है और मुझे लगता है कि जैसी जिसकी भावना रहती है उससे अनुरूप वो विचार करता है। उनकी भावना यही होगी कि ये महिलाएं शराब पीती हैं,
मातृशक्ति के बारे में ऐसी सोच, इतनी गंदी सोच मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिशियन की नहीं होना चाहिए। और ये कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इस बात को कहा था, इसकी हर व्यक्ति निंदा करना ही चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ इसलिए आज कांग्रेस की ये स्थिति है, क्योंकि उनके नेता इस तरह से विचार करते हैं। इसके अलावा तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश में और चल रही हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत ऐसे कितने जो घर हैं वो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको दिए गए हैं, उनको आवंटित किए गए हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए और लगभग 16 करोड़ लोगों को कच्चे मकान से पक्के मकान में चले गए। नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास की है। मैं विचार कर रहा था, अभी एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो मैं उस बस्ती में गया था, पहली बार विधायक बनकर 2008 में। तो बरसात के समय कार्यक्रम था, तो उसमें पूरी सारी की सारी मातृशक्ति माताएं बहनें आ गई। कहना, विधायक जी वो तो सब ठीक है, हमें पन्नी दे दो। मैंने कहा, पन्नी किस चीज़ के लिए? कहने लगे, वो हमारा खपरेल मकान है, उस पर खपरेल मकान है, उस पर घास फूस का मकान है, उस पर छाना पड़ेगा जिससे पानी बरसात का हमारे घर के अंदर इंद्र देवता प्रकट ना हो। पानी से बचाव हो जाएगा, पानी दे दोगे। मैंने उनको याद दिलाया, जब मैं पहली बार आया था तो आपने मुझसे पनी की मांग की थी कि पनी हम चढ़ा लेंगे जिससे हमारे बरसात का समय निकल जाएगा। मैंने कहा, सबके आज पक्के मकान है। तो ये स्थिति हुआ करती थी, हम गांव में जाते थे, हम शहर में जाते थे, पक्के मकान की तो आप बात छोड़िएगा, तो पनी की बात करते थे। पनी भी वो महीना 2 महीना कैसे चलती होगी, उसमें ही फट जाती होगी। तो कितनी समस्या थी, टप 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 पानी घर के अंदर जाता था। आज 16 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री आवास बने हैं, मतलब 16 करोड़ लोग आज कच्चे मकान से पक्के मकान में गए हैं जी। और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान तो बना है, लेकिन आप विचार करिएगा, जब प्रधानमंत्री आवास आई है तो गांव में 1.5 लाख रुपए और शहर में 2.5 लाख रुपए। ये पैसा जो प्रधानमंत्री आवास के लिए आया है वो गांव में और शहर में कैसे समृद्धि के द्वार खुलता है। अब इतनी बड़ी संख्या में मकान बने हैं तो ईंट वाले का ईंट का बिजनेस चला, सीमेंट वाले का सीमेंट का बिजनेस चला, लोहा वाले का लोहे का बिजनेस चला, मजदूर को काम मिला। तो उनके इस काम के आधार पर उनके धंधों में भी और उसकी समृद्धि जो आई है, तो मैं समझता हूँ योजना का व्यापक लाभ हर वर्ग तक पहुंचा है। केवल एक व्यक्ति का मकान नहीं बना है, कितने लोग उस मकान बनने में जुड़े जी और उनके व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय। इस तरह की अनेक योजनाएं आज हम देखते हैं, दूरदर्शन विकास हो रहा है तो सबके लिए काम मिलता है। सबके लिए ईंट वाले को अलग काम मिलता है, दरवाजे वाले को अलग काम मिलता है, सीमेंट वाले को अलग काम मिलता है, लोहा वाले को अलग काम मिलता है, मजदूर को अलग काम मिलता है। तो ये कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र की समृद्धि का कारण बनता है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। जिनके पास एक गाड़ी नहीं होती थी उनके पास 4-4 गाड़ी है। जिनका कच्चा मकान हुआ करता था उनका पास पक्का मकान है। तो लोगों का क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों के लिए संपन्नता भी बढ़ी है। ये बात अलग है कि अभी भी कुछ लोग, मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। 25 करोड़ लोग जो बिलो पावर लाइन उसके थे, मतलब कोई गरीबी रेखा के नीचे थे, वो ऊपर उठे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आज हम देखते हैं कुछ और रह गए हैं, उनके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास सरकार बनाएगी गरीबों के लिए, चाहे खाद्यान्न देने की बात करें, ये सारे के सारे विषय हम यदि बात करें, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे हम इलाज के लिए बात करें, उनकी योजनाओं के बारे में जिक्र कराएंगे लेकिन तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सब वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं आज चल रही हैं। सर, बीजेपी का ये मानना है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास होना निश्चित है बीजेपी के राज में, और कहीं ना कहीं जब भी संगठन के प्रति निष्ठा की बात होती है उस पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा करके जो बीजेपी के नेता हैं उनका नाम सामने आता है। सर, आप खुद भी 3 बार के विधायक रह चुके हैं आपकी विधानसभा से, और अभी आप 4थी बार में हैं। इससे पूर्व आप सांसद थे, पार्षद थे। सर, इतना लंबा जो सफ़र आप तय करके आ रहे हैं उसके बारे में बताइए
क्योंकि आप, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ के आया हूँ, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है। अब एक इंजीनियर से राजनीति, एक राजनीतिक जो एक करियर का स्टार्ट था, वो सर किस तरीके से हुआ था? देखिए, जहाँ तक मैं तो थोड़ा सोशल वर्क करता था जी। जो बच्चे थे पढ़ाई के बाद उनको पढ़ाने का काम करता था निःशुल्क। अच्छा। और कुल मिलाकर समाज सेवा करते करते राजनीति में प्रवेश कर गया। हाँ। ये कहा जाए कि मैं दुर्घटना बस राजनीति में आ गया। मेरा कोई उद्देश्य राजनीति में नहीं था, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी नहीं थी ना। हमारा पूरा परिवार में लोग नौकरी में थे। राजनीति का अक्षर राज से प्रारंभ होता है, वो भी उससे भी अनभिज्ञ थे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से हमारा परिवार, वैसे तो पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं, लेकिन समर्थक के रूप में उस समय ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। तो उस समय समाज सेवा करते 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 राजनीति में प्रवेश हो गया। पार्षद बने, महापौर बने, 4 बार विधायक बने। जब पार्टी ने जिस भूमिका में रखा उसमें काम करने का प्रयत्न किया। जब कार्यकर्ता थे तो कार्यकर्ता के रूप में भी जो काम दिया, सामान्य कार्यकर्ता, या चाहे हम वार्ड के अध्यक्ष से लेकर और पार्टी ने जो भी दायित्व प्रदेश तक दिया उसको भी निर्वहन किया। जनप्रतिनिधि के लिए पार्षद से लेकर महापौर से लेकर विधायक सांसद तो मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन विधायक में 4 बार तो जो जिस भूमिका में रखा उसमें निरंतर काम किया है। और कुल मिलाकर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और एक विजन लेकर कि हमें जिस विधानसभा क्षेत्र की या जिस क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है उसमें विकास कैसे कर सकें, कैसे आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से काम करते रहे। और मुझे लगता है जनता का विश्वास भी मिला और हमारे संगठन का, हमारे नेतृत्व का, हमारे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिला। सहयोग आपने जनता को श्रेय दिया, कार्यकर्ताओं को दिया। बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को विधायक बनाया, उच्च शिक्षा मंत्री बनाया, और आज की डेट में वही एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। आप खुद इंजीनियर हैं, डॉक्टर मोहन यादव खुद पीएचडी होल्डर डॉक्टर है। सर, पहले तो ऐसा माना जाता था कि जब जीवन के अंत का समय है तो उस समय लोग राजनीति करते थे, या फिर जो कुछ नहीं कर पाता था शिक्षा में भी और अन्य चीज़ों में, वो राजनीति करता था। अब राजनीति के मायने बदले हैं। पढ़े लिखे लोग आज राजनीति में आ रहे हैं, विजन को लेकर आ रहे हैं। और इसी कारण से पहले कोई विजन नहीं होता था, विजन होता भी था तो कम लोगों का होता था। और आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं और जनता भी जिनको जनता स्वीकार कर रही है, तो वो कुल मिलाकर शिक्षा की दृष्टि से भी कर रही है, विजन को भी लेकर कर रही है, सुलझे हुए लोगों पर भी विश्वास कर रही है। तो मैं भी कई बार कहता हूँ कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं। मैं बच्चों से भी पूछता हूँ, तो बच्चों को जब कोई आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं, हम आईपीएस बनना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में कोई नहीं कहता मैं राजनीति में जाऊँगा। तो कुल मिलाकर जो अच्छी जो क्रीम है वो अन्य क्षेत्र में चली जाएगी, तो राजनीति में जो इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने वाली रहेगी, उनका नेतृत्व करने वाली रहेगी, वो भी मुझे लगता है कि शिक्षित और थोड़ा सा विजन को दृष्टिगत रखते हुए काम करने वाले लोग रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र हमारा ठीक रहेगा। और आज निश्चित तौर पर ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी एक विजन को लेकर चल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनेक डिग्रियां उनके पास है, एक विजन है प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस विजन को लेकर वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, इंडस्ट्रीज आए, लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र की समृद्धि हो, इस दृष्टि से उन्होंने काम किया है, तो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि उनकी ये सोच मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगी। सर, आखिरी सवाल, आने वाले कुछ समय में लोकल बॉडीज इलेक्शन है और 2028 में विधानसभा इलेक्शन है, क्या देख रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हर बार की जो है वो रेस लगी रहती है। कांग्रेस का इस बार भी कहना है कि हमने कमर कस के रखी है, इस बार कमल को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस ने इस बार कमर कसी है, इसके पहले क्या कमर नहीं कसी क्या? ये तो फिर उन चुनाव के साथ उनकी बेईमानी होगी। वो हर चुनाव कमर कस के ही लड़ते हैं, साम दंड भेद से ही लड़ते हैं।
ये अलग बात है, जनता उनको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उनके 55 साल का जो इतिहास है वो मध्य प्रदेश को और देश को गर्त में ले जाने का है। विकास को नहीं वो आगे रख के काम करते थे, वो मैनेजमेंट को आगे रख के काम करते थे। उनके नेता कहते थे हम विकास से नहीं मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं। अभी जनता ने इस बात को अस्वीकार कर दिया है। आज जनता को विकास चाहिए, आज जनता को जनकल्याण चाहिए, आज जनता को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके सुख और दुख में काम आए, उनके विकास में काम आए, और ऐसी नीतियों का निर्धारण करने वाले लोग चाहिए जो उनके जीवन में प्रकाश लाएं। जी। तो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेतृत्व आज जनता की आकांक्षाओं पर लोगों खरा उतर रहा है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और ये देश विकास की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े। मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारा देश आज दुनिया में कहीं ना कहीं विकसित भारत की श्रेणी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहा है, और 2047 में भारत विकसित होकर रहेगा, देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ऐसा हम सब लोगों का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद है नरियौली विधानसभा से विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया जी, जिन्होंने तमाम विकास कार्यों की झड़ी खोल दी हमारे सामने उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए। इस इंटरव्यू से और इस बातचीत को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।